माध्य है, समझो समांतर माध्य जिसको बोलते हैं। हाँ सर, समांतर मध्य, मध्य। तो इसका मतलब क्या है? परमाप विचलन पढ़ने के लिए हमें यह जरूरी है कि हमें आना चाहिए सबसे पहले माध्य आना चाहिए 100%। यानी कि माध्य को, एक तो हमने पहली बार माध्य पढ़ा और दूसरी बार भी हमें ये माध्य पढ़ना पड़ रहा है अभी यहाँ पे। इस कारण से माध्य का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो बताओ, एक तो होती है प्रास जिसको रेंज बोलते हैं। ये कुछ एक शब्दावली है, वो तो या तो फिर हम बता सकते हैं, बाकी तो किसी किसी को समझ में आए या नहीं आए। तो एक तो होता है अपकिरण और प्रकीर्ण और विक्षेपण, ये तीनों ही एक ही चीज है। इसके तीन अंग होते हैं, एक तो सीमा विधि होती है, एक विचलन माध्य विधि होती है, और एक होती है आलेखी विधि। सीमा विधि का एक अंग है प्रास, और विचलन विधि का, विचलन माध्य विधि के तीन अंग है, माध्य, परमाप और चतुर्थ। और आलेखी विधि का है लोरेंज वक्र। तो हमसे अगर कोई पूछे कि भी परमाप विचलन किसका हिस्सा है, किसका अंग है, इसका एक ही उत्तर देना है आपको कि परमाप विचलन है वो विचलन माध्य विधि का एक अंग है या प्रकार है। ये पढ़ा था क्या आपने? समांतर मध्य का माप है, ये समांतर मध्य ये तो है। अच्छा, यहाँ से शुरू किया। विधि का तो जिक्र नहीं है। नहीं देखो, कोई भी चीज जैसे बनती है, जैसे परमाप, आपने ये लाइन पढ़ी है कि परमाप विचलन किस पर आधारित है या किसके ऊपर आधारित है। परमाप विचलन किस पर आधारित है? तो परमाप विचलन समांतर माध्य पर आधारित है, ये तो आपने पढ़ा है। जी परंतु सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि परमाप विचलन किसका हिस्सा है, यानी किसका अंग है। जैसे सेब कहाँ लगते हैं? तो सेब लगते हैं डालियों पर लगते हैं। तो डालियां कहाँ है? तो डालियां वृक्ष की है। तो मैं उस वृक्ष की बात कर रहा हूँ जहां से परमाप विचलन निकला है। उस परमाप जहां से निकला है ना परमाप विचलन, उस वृक्ष का नाम है अपकिरण, प्रकीर्ण या विक्षेपण के माप। अपकिरण नाम बताया होगा सर ने आपको, या कहीं भी आपने पढ़ा होगा अपकिरण का नाम, अपकिरण या प्रकीर्ण का नाम, उसका एक इसका अंग है। मतलब है, अपकिरण का मतलब परमाप जला होता है वही। हाँ 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 हाँ, भाई। वो जैसे अपन ने अब पढ़ा था ना, माध्य अब बहुलक वाला, नहीं ना, केंद्रीय प्रवृत्ति वाला, उसी केंद्रीय तरीके से। प्रवृत्ति के माप। अब आपसे पूछे भी माध्य क्या है, तो माध्य है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। यानी एक माप है, इसके अलावा भी और माप होने चाहिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन माप है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीन है। ठीक उसी प्रकार से क्या है, अपकिरण के तीन भाग जी हैं। सर। एक तो है सीमा विधि, एक है विचलन विधि, एक है आलेखी विधि। तीन विधियां हैं इसकी। अपकिरण की तीन विधियां हैं, सीमा विधि, विचलन विधि और आलेखी विधि। जो इसकी विचलन विधि है ना, उसके तीन अंग है, माध्य विचलन, परमाप विचलन और चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन। ये तीन अंग उसके। हालांकि ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड क्या, कॉलेज लेक्चरर का है ये टॉपिक ज़्यादा डिटेल से। तो परंतु अपने तो इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं है। बाकी जितने भी आंकड़े आपके पास ठीक लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही है। क्या परमाप विचलन में और समांतर माध्य में बीजगणितीय गुण पाए जाते हैं क्या? पाए जाते हैं सर। हाँ। तो जी बीज सर। गणितीय गुण, बीज गणितीय गुण में चीजें क्या क्या शामिल है? या तो गुणा करने से गुणा हो जाएंगे, प्लस करने से प्लस हो जाएंगे, और बढ़ाने से बढ़ जाएंगे, और घटाने से घट जाएंगे। ये तो है बीज गणितीय। जी सर। तो समांतर माध्य
में तो मैं पहले बता रहा हूँ समांतर माध्य का। समांतर माध्य में क्या होता है कि घटाने पर घट जाते हैं उतने ही अंग घट जाते हैं, और बढ़ाने पर उतने ही बढ़ जाते हैं, गुणा करने पर गुणा हो जाते हैं, भाग देने पर उसी इकाई के अनुसार भाजित हो जाते हैं। परंतु परमाप विचलन में ऐसा नहीं है। पाए तो जाते हैं उसमें, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि परमाप विचलन में क्या होता है कि जोड़ काम नहीं करता, यानी कि योग करते हैं ना तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु समांतर माध्य में अगर योग करते हैं तो उसमें योग हो जाता है। जैसे कहें कि प्रत्येक पद मूल्य में दो दो जोड़ दें या पांच पांच जोड़ दें, तो एक्स बार में कितना अंतर आएगा, तो एक्स बार में उतना ही अंतर आएगा जितना जोड़ रहे हैं। परंतु ऐसा अंतर है ना परमाप विचलन में नहीं आएगा। पहली बात, घटाव करने पर ठीक उतने ही घट जाएंगे। जैसे एक्स बार में से 5 घटा दिया जाए या प्रत्येक पद मूल्य में से 5 घटा दिए जाए, 8 घटा दिए जाए, 12 घटा दिए जाए, तो एक्स बार में से भी क्या हो जाएगा, उतने ही घट जाएंगे। परंतु परमाप विचलन में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा गुणा हो गए तो गुणा में दोनों प्रभावित रहेंगे। इस प्रकार से इस लाइन को ऐसे कह सकते हैं कि स्थिरांक या अचर मान के गुणा करने पर समांतर माध्य एवं परमाप विचलन दोनों गुणज हो जाते हैं, यानी दोनों में एक जैसा ही प्रभाव रहता है। और भाजित करने पर भी यही लाइन कहनी पड़ेगी आपको कि स्थिरांक या अचर मान से भाजित करने पर समांतर माध्य और परमाप विचलन का मान अचर मान से उतना ही भाजित हो जाएगा जितना हम कर रहे हैं उससे। तो जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इसमें प्रभाव तो सिर्फ है परमाप विचलन पर दो का ही पड़ रहा है। हाँ क्वेश्चन सर, आपसे पूछा जा हाँ क्वेश्चन जोड़ने पूछा और जा सकता घटाने पर अपरिवर्तित। हाँ, जोड़ने और घटाने पर तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे उसमें 100 जोड़ दो चाहे 500 जोड़ दो, हाँ सर। तो कोई प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे 1 लाख जोड़ दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, घटाने पर प्रभाव पड़ेगा, परंतु गुणा पर प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि गुणा से सीधा डबल हो जाती है एकदम से। जोड़ने पर एक एक करके डबल होती है। ठीक है, जैसे 5 में दो दो जोड़े तो 5 के बाद में संख्याएं काउंट होगी, 5, 6 और 7। अगर 5 में 2 का गुणा कर दें, 5 इंटू 2 कर दें, तो 5 के बाद हम 6 नहीं काउंट करेंगे, न 7 करेंगे, न 8 करेंगे, न 9 करेंगे। 5 इंटू 2 करते ही सीधा 10 पर चले जाएंगे हम। 5 इंटू 2 बराबर 10। ठीक है, तो गुणा करने पर प्रभाव पड़ता है परमाप विचलन पर, और भाग करने पर भी परमाप विचलन पर प्रभाव पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, हालांकि क्वेश्चन यही है। ये है बीज गणितीय गुण। उसके बाद में है, अगर समांतर माध्य आदर्श माध्य है तो क्या परमाप विचलन भी आदर्श है क्या पद मूल्य? सर इसमें अचर मान वाले मेरे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कुछ? अचर मान वाले यही तो मैंने अभी जिस चीज की बात की है ना, 4 वाली, वो तो सर ने या किसी भी बुक में लिखी हुई बातें होती है। वो अंततः वो जो चीज अंडरलाइन करके पूछेगा ना कि प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो बस बातें यहीं पर है। पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आधा पड़ेगा, पूरा पड़ेगा, या फिर न्यूनतम पड़ेगा, अधिकतम पड़ेगा, बातें वही है, बस वही है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सारा का सारा इस प्रकार से रहेगा कि स्थिरांक या अचर मान में, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि परमाप विचलन में स्थिरांक या अचर मान के जोड़ने पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार में ध्यान रखना पड़ेगा अभी प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। इस कारण से सर ने लगभग, कुलदीप सर ने जितना भी करवाया है ना, उसमें ये जो 4 बातें हैं ना, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन चारों बातों को इतनी डिटेल से लिखवाया है कि असल वो बताना चाहते हैं कि बीज गणितीय प्रभाव है ये। तो ये प्रभाव पड़ता है। इस पर कैसे पड़ता है?
कि समांतर माध्य में तो चारों का प्रभाव पड़ता है, जुड़ने पर जुड़ जाती है, घटने पर घट जाती है, गुणा करने पर गुणित हो जाती है, भाग देने पर भाजित हो जाती है। परंतु ऐसा परमाप विचलन में दो में नहीं है, दो में है। तो दो में नहीं किस में है कि जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं है, चाहे 100 जोड़ो चाहे 1 लाख जोड़ दो, परमाप हाँ हाँ विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है घटाव करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 लाख घटाओ 10 लाख घटा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितना ही घटाते जाओ, चाहे संख्या माइनस में क्यों ना हो। अगर पूछ ले कि भी कोई संख्या -20 है, -20 परमाप विचलन है, इसमें 25 जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो वो देखा तो असल में था सर इसमें, दिन में, हाँ दो वो मिनट में इसमें, देखा, लेकिन समझ कुछ नहीं आया मुझे तो। हम्म, हाँ वो इसमें नहीं जुड़ा रहा, जैसे -20 में कोई संख्या नहीं जुड़वा रहा। वो ये कहना हाँ चाहता है कि जो 25 है ना, वो प्रत्येक पद मूल्य में अगर 25 जोड़ दिया जाए तो बताओ परमाप विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर दूसरा ये कह सकता है बताओ परमाप विचलन के प्रत्येक पद में 95 घटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि जोड़ और घटाओ में सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे लाख जोड़ दो चाहे कोई -1,00,000 जोड़ दो घटा दो, अच्छा। परंतु गुणा करने पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा। अगर अगर आपसे ये कहे कि परमाप विचलन 12 है, किसी भी हाँ संख्या का क्वेश्चन है आपके पास कि किसी चीज का परमाप विचलन 12 है, उसके प्रत्येक पद मूल्य में 5 का गुणा करने पर या पांच प्रत्येक संख्या को 5 से गुणज कर दिया जाए तो बताओ परमाप विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि लाइन दी होगी कि परमाप विचलन भी 5 से गुणज हो जाएगा। सिर्फ गुणा और भाग करना है ना, वो प्रभावित करती है, बाकी कोई संख्या चीज प्रभावित नहीं करती। तो वो 12 से कितने हो जाएंगे, 12 पंजू 60 हो जाएगा, उसका आंसर 60 हो जाएगा। हम्म, सही है और सर। ज्यादातर तो संभावना इसमें है कि परमाप विचलन और समांतर माध्य दोनों को इकट्ठा पूछेगा। वो कहेगा कि निम्न में से कौन सा है कथन है वो सत्य है, कौन सा असत्य है। या फिर ये से पूछ सकता है 3 सत्य दे सकता है, असत्य दे सकता है। वो कहता है कि समांतर माध्य पर योग का प्रभाव पड़ता है और परमाप विचलन पर योग का प्रभाव नहीं पड़ता। घटाव में समांतर माध्य में प्रभाव पड़ता है, परमाप विचलन पर नहीं पड़ता। यहाँ पर तो तक सही है, परंतु वहां से आगे तीसरी लाइन खराब कर देगा। वो भी ये कह देगा कि समांतर माध्य पर गुणा का प्रभाव पड़ता है और परमाप विचलन पर गुणा का प्रभाव नहीं पड़ता। पर हमें पता होना चाहिए कि वहां पर भी गुणा का प्रभाव पड़ रहा है परमाप विचलन पर। बस इन्हीं 4 लाइनों को जितना रट सकते हो, जितना अलग से लिख सकते हो, छोटी सी एक चिट बॉक्स बनाकर आपके पॉकेट में रख सकते हो, जैसे जब भी टाइम मिले तो आप उसको रीड कर सकते हो अपने टेबल पर या कहीं भी। तो ये 4 लाइनें है ना, वो पूरी की पूरे परमाप विचलन को बताती है। दूसरा है इसका सूत्र जो महत्वपूर्ण है, इसको ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं। और समांतर माध्य जो इसमें काउंट होता है, जो इसमें लिया जाता है, जिस पर आधारित होता है, जिसके बगैर तो परमाप विचलन काम ही नहीं करता। तो परमाप विचलन किसके साथ काम करता है, तो ये करता है समांतर माध्य के साथ, न कि माध्यिका और बहुलक के साथ। अब आप ये बताओ कि माध्य के साथ क्यों काम करता है ये, यानी कि माध्य ही क्यों लिया गया है, माध्यिका क्यों नहीं लिया गया। माध्यिक का हम बीज गणितीय गुण पाया नहीं जाता और माध्यम पाया जाता है, और ये बहुत, इसीलिए हाँ परमाप विचलन में भी बीज गणितीय गुण पाया जाता है। हाँ, एक तो ये बात है। दूसरी ये कि जो माध्य होता है ना, वो प्रत्येक पद मूल्य का है ना, वो प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक पद मूल्य का है ना वो प्रतिनिधित्व करता है। और बाकी माध्य के पास में अगर 200 की संख्या हो तो उसकी पिछली संख्या या बराबर की संख्या या आगे की संख्या या पहली या लास्ट की संख्या, उसका कोई प्रभाव नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखता है कि बीच में कौन सी है। एक तो वो हो गया। उसके बाद में जो बहुलक होता है ना, उसको भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अलावा तो भले ही 1 लाख की जनसंख्या हो या 1 लाख के आंकड़े हो, जहां पर कोई आंकड़ों की परास या कोई आंकड़ों का जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर 2 की अगर ज्यादा निकल गई तो वो तो यही कहेगा कि सब इसका बहुलक ये है। तो इस कारण से क्या है कि समांतर माध्य होता है ना, वो प्रत्येक पद मूल्य का
पद मूल्य वो होते हैं जो एक्स में लिखे जाते हैं, एक्स कॉलम में लिखे जाते हैं उनका। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है परीक्षा में, उसमें आपको पूछे वो कि परमाप विचलन ज्ञात कीजिए या निम्न में से किसका परमाप है, तो आपके पास वो क्वेश्चन में क्या क्या चीज ऐड होगी, क्या चीज देखकर पूछेगा वो। ऐसा नहीं है कि भी आप मन में सोच लो कि सर अगर ये नहीं आया तो क्या करेंगे, अगर ये नहीं आएगा, वो पहले से क्वेश्चन बना कर देगा आप। क्वेश्चन नहीं समझे एक तो समांतर मध्य निकालना होगा, आप। एक वो डीएक्स वाला वो निकालना नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप फिर इस आगे चले गए, आप आगे चले, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्स की एक श्रृंखला दी हुई होगी। उस क्वेश्चन में आपको क्या हाँ होगा, हाँ आपके पास सिर्फ एक्स की श्रृंखला दी हुई होगी। एक्स की श्रृंखला में हो सकता है कि 5 7 12 95 15 12 इस प्रकार से लिखेगा, 5 संख्याएं या 6 संख्याएं देकर वो पूछ लेगा आपसे कि बताओ इसका परमाप विचलन क्या है। तो फिर उसके बाद में जो दूसरी स्टेप होती है वो क्या होगी, जैसे ही हमारे पास संख्या या आंकड़े हमने देखे क्वेश्चन में, और ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि बताओ निम्न में से इसका परमाप विचलन क्या होगा, तो उसके बाद में आंकड़े देखते ही आपका क्या काम होगा, पहला समांतर मध्य निकालना। विचलन वाला है डीएक्स। डीएक्स निकालेंगे सर। कैसे निकालोगे डी पहले समांतर मध्य निकालेंगे सर, सबसे पहले डीएक्स कौन सा निकालोगे आप, एक्स माइनस एक्स बार निकालोगे या एक्स माइनस ए निकालोगे? एक्स माइनस एक्स बार वाला। एक्स बार। क्यों, ये क्यों निकालोगे, वो क्यों नहीं निकालोगे एक्स माइनस ए वाला? ये अपन ने समांतर माध्य वाला निकाला, तो समांतर माध्य की क्यों हिसाब से समांतर इसमें परमाप विचलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। आपको क्या पता चला कि भी वो प्रत्यक्ष है पहले या अप्रत्यक्ष पहले है? प्रत्यक्ष वाली में ये निकालेंगे, अप्रत्यक्ष में फिर वो करेंगे। प्रत्यक्ष नहीं में सर सूत्र नहीं, छोटे रहे, प्रत्यक्ष में सूत्र बड़ा है। अब छोड़ दो, अब जितना भी है ना आप भूल जाओ उस चीज को, क्या निकालना है क्या निकालना नहीं निकालना। आपके पास पहले देखो कि आपके पास 5 आंकड़े, उसके बाद आपको अरेंज करके उसका आप सिग्मा एक्स करोगे, पहले बात सिग्मा एक्स निकालोगे उसका। अगर आंकड़े प्रत्यक्ष है तो आप सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालोगे। सिग्मा एक्स कैसे आएगा, जितने भी आंकड़े ना उनका योग कर दो, सिग्मा एक्स बटा एन बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वही सूत्र आ जाएगा। यानी कि आप एक्स बार निकाल रहे हो। फिर उसके बाद में आपको पता चल गया कि यहाँ एक्स बार आ गया, एक्स बार आ गया और प्रत्यक्ष विधि है तो डीएक्स निकालोगे आगे, वो डीएक्स हो जाएगा। और डीएक्स का प्रत्यक्ष विधि का सूत्र रहेगा एक्स माइनस एक्स बार। क्या हम इसको एक्स बार माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? ना सर, नहीं लिख सकते। एक बार ये माइक थोड़ा सा आपको इस बात पर गौर करके याद रखना है कि जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें एक्स माइनस एक्स बार होता है या एक्स बार माइनस एक्स होता है? एक्स माइनस एक्स बार होता है सर। बार वाला लास्ट में आएगा, एक्स माइनस एक्स बार है। मैंने 2 क्वेश्चन किए थे आज, उनको मानकर एक्स बार को पहले करके चेक किया था, मतलब भी जहां हम पहुंचना चाहते हैं ना उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए हम। कई बार क्या होता है कि एक्स बार होता है ना वो पहले लिखा होता है, परंतु डीएक्स हमेशा ही होता है एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर एक्स है वो हमें 5 संख्याएं दी है ना, वो संख्याएं, और एक्स बार है वो जो हमने निकाला है सिग्मा एक्स बटा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। समझ गए आप? जी जी सर। सर। वो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है सिग्मा एक्स निकालोगे, दूसरा स्टेप है डीएक्स निकालोगे। निकालो ही निकालोगे 100%। जैसे ही प्रमाप विचलन का सूत्र आए, प्रमाप विचलन का सवाल आए, चाहे छोटी संख्या 3 ही संख्या दे दे वो आपको या 4 संख्याएं दे दे कोई भी, तो सबसे पहला काम इतना ही करोगे आप क्वेश्चन को देखते ही। डीएक्स निकालोगे, डीएक्स भी होता है कौन सा, आपको पता होना चाहिए कि वो
अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है, वो थोड़ा आपकी वहां पर कॉन्शियसनेस काम करनी चाहिए, या फिर वो आपको उसमें देगा 100%। ऐसा भी हो सकता है वो आपको 5 संख्याएं भी दे दे और x बार पहले से निकाल के दे दे आपको, या फिर वो 5 संख्याएं देकर कह दे कि इन संख्याओं का dx ये है, आगे संख्याएं भी काउंट कर दे, वो 5 संख्याएं उनकी दे दे, 5 इनकी दे दे। तो आप डी तीसरी कॉलम में आप करोगे dx², और यहीं पर इसका विशेषता भी है इसकी, dx² जैसे ही करोगे यहाँ पर इसकी विशेषता भी काउंट होती है। कैसे कि अगर किसी भी संख्या का मान अगर माइनस में है तो जैसे ही हम उसका dx करते हैं तो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाती है, पढ़ा होगा आपने। जी सर। हाँ, उसका स्कोर हो जाता है प्लस का भी और माइनस का, तो 2 मेरे प्लस मिल एक के बात प्लस समझ में नहीं माइनस। आई, वो मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि जैसे 3 है, अच्छा वो तो फिर मैंने क्यूब कर दिया, शायद मैंने क्यूब कर दिया। माइनस होगा जैसे माइनस हाँ वो मल्टीप्लाई है ना, जैसे मल्टीप्लाई मेरा यहाँ दिक्कत आ गई थी, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 और -3 मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 तिया तो 9 हो जाते हैं, परंतु वो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, कई बार वो वहाँ पर मतलब समस्या हो जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, प्लस 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 हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ये जो समस्या है ना, ये कई बार याद रहती है, कई बार भूल जाता हूँ मैं इसको, तो मैंने उसको क्यूब कर दिया। थोड़ा सा मेरे को ये बताना क्यूब वाला कि अगर -2 का क्यूब करते हैं तो वो संख्या क्या आएगी? माइनस माइनस 2 2 4, फिर 2 वापिस, 8। फिर माइनस के 6, 2 2 4 4 2 8, हाँ 8, माइनस के 8। यानी माइनस माइनस प्लस, फिर वो प्लस था वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, माइनस। हाँ सही जी है, हाँ सर। सही, सही है, वेरी गुड। उसके बाद में dx निकाल लिया हमने, अब निकालना है हमें dx का ही, उसके जस्ट नीचे निकलेगा dx², सिग्मा dx², ये तीसरे चरण का पूरी फॉर्मूला है। अब जैसे ही चौथा स्टेप होना है, यानी इसके 4 स्टेप होते हैं, चौथे स्टेप में आता है हमारा सूत्र। अब बताओ कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है? अंडर रूट सिग्मा dx सिग्मा स्क्वायर dx बट्टा स्क्वायर n। बटे n। अब दोबारा बताओ मेरे को, ये पहले dx अंडर आया नहीं था रूट क्या? अंडर रूट मत लगाओ इसके, और सिग्मा dx बटा n ये किसी का सूत्र आया नहीं था क्या पहले? मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि जैसे पहले सूत्र है, जैसे इसका अंडर सिग्मा रूट। dx वो उसमें मतलब अजोम लिम था, बाकी जैसे ये माध्य वगैरह निकालते हाँ थे उसमें हाँ तो उसमें, सही है सही है। इसका एक सूत्र याद रखना है चौथे स्टेप में, जब आपके सूत्र याद होगा सिग्मा dx², यानी कि जो अभी हमने तीसरे के में अंदर जो तीसरे जो कॉलम में हमने dx² का योग किया है ना, वो देखो सिग्मा dx², वही है वो संख्या। इसी संख्या को किससे भाजित करना है? टोटल नंबर ऑफ पद मूल्य, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 8 है तो 8, 7 है तो 7। यहाँ पर 99.99% वही संख्या आएगी जो पूर्णतः वर्ग में होगी, तो इस कारण से इसको वर्ग में शामिल करेंगे। जैसे 49 आ जाए, 36 आ जाए, 8 8 64 आ जाए, नीम नीम 81 आ जाए, 10 10 100 आ जाए, 11 11 121 आ जाए, 12 12 144 आ जाए, 13 13 169 आ जाए, 14 196 आ जाए, 15 200, 15 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 215 कितना होता है? 225 ही होता है। आपको लगभग है ना 10 तक ये थोड़े रूट याद रखने, क्योंकि यहाँ पर dx² वही संख्या आएगी जो पूरेतः वर्ग से निकलेगा उसका, और वहां पर जैसे पहले हमने x दे रखा था, वहां पर 5 संख्याएं नहीं होगी, या तो 4 होगी या 9 संख्याएं होगी,
ये भी एक फार्मूला है, क्योंकि ये प्री प्लान क्वेश्चन होते हैं। तो प्री प्लान क्वेश्चन वही होते हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं। 99% ऑप्शन है ये कि 99% वही आएगा, 9 संख्याएं आएगी या 4 आएगी, क्योंकि 4 संख्याएं किससे भाजित हो रही है? 2 दूआ 4 से हो रही है। 9 किससे हो रही है? 3 तिया 9 से हो रही है। ठीक है, एक जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसका सिंबल आपको याद रखना है 100%। जो आज क्वेश्चन घूम रहा था ना ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रुप में, तो वो तो उसी सिंबल को सिग्मा बोलते हैं या दूसरा कुछ? ये तो वही कोई जिसका किया हुआ है वही बताएगा इसका चित्र का नाम क्या है। कि मुझे तो ये सिंबल दिखाई देता है, बस सिंबल जीरो मान बना के उसके ऊपर टोपी से लगा देते हैं, बस बोलते हैं मतलब इसको छह क्या है, की ये तरह बताना। थोड़ा ऐसे हाँ मतलब हाँ लेटा हुआ छह की तरह ऐसे। हाँ, यही है। बस ध्यान रखना है ये स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी का सूत्र है। अगर मैं लिखूं एस डी तो भी ये बात है, यानी कि इस चित्र को हटाकर मैं यहाँ पर लिख दूं, ऊपर लिख दूं स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, तो भी वही बात है। अगर एस डी न लिख कर मैं चित्र लगा दूं तो भी वही बात है। अगर मैं चित्र को और एस डी को न लिख कर हिंदी में लिख दूं परिमाप विचलन, तो भी वही बात है। जैसे माध्य का होता है एक्स बार, तो या तो आप मीन लिख दो या एक्स बार लिख दो या माध्य लिख दो, वो तीनों एक ही है। जैसे बहुलक का होता है जेड, तो वो जेड से प्रदर्शित होता है। प्रत्यक्ष विधि का इतना ही है। अब आप इसको चाहे कितना ही तो फैला के लिखा लो और चाहे कितना ही इसको छोटा कर लो, बस प्रत्यक्ष विधि में इतना ही है इसका, अगर सवाल आया तो। उसके बाद में है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में इसका सूत्र याद रखना है आपको। वो नॉर्मल पूछ सकता है कि भी सिग्मा डी एक्स क्या है, उसके बाद में सिग्मा एक्स क्या है, प्लस माइनस का सूत्र बीच में जो प्लस और माइनस का और ब्रैकेट का, छोटे ब्रैकेट का और बड़े ब्रैकेट का, अंडर रूट का, उनका ध्यान दे सकता है। क्योंकि जो सिग्मा डी एक्स स्क्र बटा एन माइनस ब्रैकेट में डी सिग्मा डी एक्स बटा एन और ब्रैकेट बंद और स्क्र, इन दोनों की उसने क्या रखा है? अंडर रूट में रखा है। कई बार क्या होता है कि इन दोनों को अलग अलग प्रकार से अंडर रूट में डाल देता है वो, कई बार एक इकट्ठा लिख देता है। तो थोड़ा सा हमें एक इसका व्यू रखना है याद है कि भी ये दोनों ही है ना वो अंडर रूट के अंदर है, क्योंकि ये अंदर ही गुणा होकर भाग होकर कट छांट कर अंततः एक ऐसी संख्या आएगी जो पूर्णतः विभाजित होगी। एक तो ये है। दूसरा, अप्रत्यक्ष विधि में हमें जैसे dx निकाला था ना, तो dx तो इसमें भी निकलेगा, परंतु यहाँ पर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या नहीं होगा। यहाँ dx होगा x माइनस ए का मान है एज्यूम में एज्यूम कल्पित माध्य। बस ध्यान इतना ही रखना है आपको। चलो फिर इसका कोई श्रृंखला बनाओ कोई। ये पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आपको दे दी 4 संख्याएं और आपको पता चल गया कि अप्रत्यक्ष विधि है। अब 4 संख्याएं, अब इसके बाद में आप क्या करोगे? दूसरे पद पर आप क्या करोगे? दूसरे स्टेप पर पहले माना कल्पित कोई माध्य का चुनाव करेंगे। किसका? कल्पित माध्य का वेरी गुड। ए। बस हाँ, उसके बाद उसके बाद मानक जो विचलन। श्रृंखला होगी एक्स वाली उसमें से कल्पित माध्य घटाते जाएंगे और हाँ, डीएक्स उसमें थोड़ा निकालते जाएंगे। उसमें ये बताओ कि x माइनस ए है या a माइनस एक्स है? एक्स माइनस ए। x माइनस ए, हाँ यही ध्यान रखना है आप, x माइनस ए है। क्योंकि अगर a माइनस एक्स कर दिया तो आंकड़े सारे उथल पुथल हो जाएंगे, फिर बाद में पता चलेगा आपको कि ये गलत सिरे से कर लिया इस क्वेश्चन को। तो dx होगा हमेशा और x माइनस ए एज्यूम मिशन, क्योंकि जब तक हमारे पास, अब हम dx लिखेंगे, x माइनस ए लिखेंगे, यानी dx वो बताना चाहता है कि अगर dx वहां पर नहीं दिया हो, x माइनस ए भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। x माइनस ए का मतलब ही dx है, और कौन सा dx? अप्रत्यक्ष वाला dx है। परंतु जब तक हमें a का ही पता नहीं है और हमने a कोई माना ही नहीं, तब तक हम कैसे माइनस करेंगे उसमें?
ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले वाले में x माइनस एक्स बार था, तब तक हमारे पास x बार ही नहीं है, तो हम किस से माइनस करें? तो हमारा दूसरा स्टेप हमेशा ही वही रहेगा, या तो अज्यूम मानो, अज्यूम का हमारे पास कोई आंकड़ा हो, दूसरा प्रत्यक्ष विधि में x बार का हमारे पास आंकड़ा हो, फिर वो क्या होगा, x से घट जाएगा, जो संख्याएं हमारे पास 4 संख्याएं दी होगी ना, उसमें से x घट जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चनों में देखने को मिला है कि प्राथमिक जो संख्याएं होती है वो माइनस होती है, परंतु ये कोई जरूरी नहीं होता। पहली जो संख्याएं होती है वो बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि भी माइनस में ही आए, कोई जरूरी नहीं है माइनस में। कल्पित माध्य का एक और सूत्र था कि कल्पित माध्य कोई भी मान सकते हैं, कोई भी का मतलब है कि उन संख्याओं से सबसे छोटी भी मान सकते हैं, उन संख्याओं से बड़ी भी मान सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 संख्याएं हैं और चारों का अधिकतम मान है 15, तो हम कल्पित माध्य 25 भी मान सकते हैं, 95 भी मान सकते हैं, 50,000 भी मान सकते हैं, परंतु हमारे संतुलन पर निर्धारित है कि हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर उसी संख्या को मानना जो पूरी पूरी है, लगभग 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 थोड़ा कट जाए और छोटी छोटी संख्याएं बाकी बचे। तो क्या प्रत्यक्ष विधि में हमने सिग्मा डीएक्स किया था क्या? नो सर। इसमें करेंगे, अप्रत्यक्ष विधि में सिग्मा डीएक्स करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में हो गया अज्यूम मीन मानना, कल्पित माध्य मान लिया। दूसरे में मान के हमने डीएक्स लिखा, डीएक्स लिखने के बाद में जो संख्याएं लिखी, जो उनसे माइनस करते हुए लिखी, और अंततः हमने उनको क्या किया, सिग्मा डीएक्स लिखकर उनको सभी को काउंट कर लिया, कितने माइनस किया कितनी प्लस किया, टोटल काउंट करके एक आंकड़ा बाहर निकाल लिया, 15 20 25 30 में से कोई भी जैसे जोड़ घटाव करने पर बाहर आता है। तो उसके बाद में होता है डी एक्स स्क्वेयर, जो हमने x माइनस ए से जो हमने dx ज्ञात किया है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, अब उसका स्क्वायर लिखना है हमें। क्योंकि ये बातें हम जितने डिटेल से करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए फायदा है। ताकि क्या होगा कि ये चैप्टर कम से कम 1 महीने या फिर 6 महीने के बाद में रिपीट होने वाला है। तो किसी भी विषय से संबंधित आपको स्टेप है ना, स्टेप आप आपके नोट्स है ना, अगर आपके नोट्स में स्टेप नहीं लिखे हुए हैं तो आप स्टेप लिखो इसको, ताकि आपके नोट से नहीं, आपको पहले से ही बोलकर बता दे कि पहला स्टेप क्या होगा, कि x तो दिया होगा, उसके बाद में 2 नंबर पर करना क्या है, आपको एज्यूम मीन मानना है, कल्पित माध्य चाहे कोई भी हो। तीसरा स्टेप है कि dx निकालना है हमें, x माइनस ए होगा, न कि a माइनस एक्स, ये वहां पे लिखना पड़ेगा आपको। चौथा स्टेप होगा कि सिग्मा dx करना है हमें, यानी जो हमने dx निकाला है उसका सिग्मा dx निकालना है। पांचवा स्टेप हो गया कि dx का स्क्वायर करना है, जितनी भी जो संख्याएं आई थी उसके सामने उसका स्क्वायर करते जाएंगे। फिर उसके बाद में छठा स्टेप और बनता है, वो है सिग्मा dx स्क्वायर का। अब 6 स्टेप हो गए इसमें, 6 स्टेप उसमें पूरे होते हैं, और 7वें स्टेप पर जाकर सूत्र लगेगा इसमें, और वहां पर 3 स्टेप हुए थे और चौथे स्टेप में जाकर सूत्र लगा था। ये आपको अगर कोई न बताए तो आपको अपने स्तर पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में अपना सूत्र ओके हो सर। जाएगा। क्योंकि आपके नोट्स हैं, आपको बोलकर बता सके बस इतना है, क्योंकि नोट्स आपको बहुत हजारों मिल जाएंगे, ऑथेंटिक गाइड मिल जाएगी। उसमें क्या होता है कि अभी एक सर बता रहे थे कि हमने बुक में ऐसा लिखा था, पर तो वो बुक आपको बोलकर नहीं बता सकती, क्योंकि वो निर्जीव है एक प्रकार से। वो आपको आंकड़े ऑथेंटिक दिखा सकती है, परंतु वो बोल के समझा नहीं सकती कि ये यहाँ पे क्यों आया है। और अपने खुद के नोट्स होते हैं ना, वो ये बता सकते हैं कि ये आंकड़ा यहाँ पे क्यों आया है। बस इसीलिए न कि बुक को वैसा का वैसा मत छापो अपने नोट्स में, उसमें कुछ ऐसा बदलाव करके अपने हिसाब से लिखो, ताकि वो आपको बता दे पढ़ते ही कि हाँ ये डायग्राम ऐसे था। अगर आपको पहली बार पढ़ने में उस टॉपिक को 20 मिनट लग रहे हैं, तो दूसरी बार 15 मिनट लगने चाहिए, नहीं कि 25 मिनट। आपका ही लिखा हुआ आंकड़ा आपके ही अभ्यस्त होना चाहिए, ऐसा देखने से नहीं लगे कि ये किसने लिख दिया, ये तो मैंने नहीं लिखा। तो थोड़ा सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का दोनों हो गया। इसमें मेन तो फोकस इतना ही करना है कि प्रत्यक्ष का सूत्र में याद रखना है और अप्रत्यक्ष का सूत्र याद रखना है, बाकी स्टेप हमें पता चल गए। अब बताओ इसमें कोई समस्या है क्या इनमें?
कोई स्टेप में या किसी नहीं प्रकार है का? सर। क्योंकि अगर ये स्टेप आपके पास लिखे होंगे ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्टेप आपके पास लिखे होंगे, तो अब जब इसकी विशेषताएं और इसके गुण और अवगुण ज्ञात करेंगे ना, तब आपको 100% पता चलेगा कि हाँ हमने ये लिखा था। ठीक है, जैसे हमने ये बात किया कि जैसे dx निकालते हैं, x माइनस एक्स बार निकालो चाहे x माइनस ए निकालो, तो वहां पर जो उत्तर आएगा किसी का माइनस में आएगा किसी का प्लस में आएगा, तो वहां पर क्या करता है, ऋणात्मक संख्या को dx स्क्वायर में तब्दील करते हैं ना, तो वो सारे के सारे धनात्मक हो जाते हैं। ये इसकी विशेषता भी है। और जब इसका आप इतनी इतनी विधियों द्वारा इसका जब ज्ञात करते हो, 5 5 6 6 स्टेप इसके ज्ञात करते हो, तो ये एक बहुत ज्यादा जटिल विधि है। तो इसका दोष भी है, अपने आप में ही दोष दिखाई दे जाता है कि इसको ज्ञात करने की सबसे जटिल विधि है ये परमाप विचलन। इससे अच्छा तो माध्य और बहुलक और वो अच्छे लगते थे हमें, वो ठीक थे, हमें समझ में भी आए थे, परंतु ये 6 6 स्टेप लेके चल रहा है। एक भी स्टेप पहले हुआ या बाद में हुआ तो फिर सारा सिस्टम ही खराब हो। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है dx क्या है? पदों की संख्या, विचलन का योग, विचलन, विचलन का वर्ग। dx क्या है? विचलन। विचलन। डीएक्स विचलन होगा तो डीएक्स तो अब इसी से क्वेश्चन है, विचलन कितने प्रकार का है? विचलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का? अरे अभी तो बताया मैंने, प्रत्यक्ष और 3 अप्रत्यक्ष 2 बताए, प्रकार का 3 है। बताए। नहीं, तीन दो। तीन कौन सा हो गया? अच्छा, 2 वो ही तो 3 है। पहले, वो दूसरे लिखाई थी विदाई। हाँ सही से। हाँ एक हाँ तो हाँ एक्स हाँ। माइनस एक्स बार वाला और एक एक्स माइनस ए वाला। अरे वो 3 परमाप विचलन के थे। मैं सिर्फ विचलन का पूछ रहा हूँ। विचलन जो dx से हम लिखते हैं ना, जैसे पिछली बार या फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल सा एक शब्द दे देते हैं, उसका पूछ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे मैंने पूछा कि dx क्या है, तो dx एक विचलन है। अरे विचलन भी कौन सा भी, dx x माइनस एक्स बार है या x माइनस ए है, तो आप कह सकते हो सर दोनों ही है। इसमें हमें पता करना है कि कौन सा प्रत्यक्ष है कौन सा अप्रत्यक्ष है दोनों ही dx है ये। अगर मैं 2 संख्या लिख के दे दूं आपको भी, बताओ निम्न में से विचलन कौन सा है? dx x माइनस एक्स बार और dx x माइनस ए। तो आपका यही क्वेश्चन आए, उत्तर आएगा कि सर ये दोनों ही है, एक तो प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ विचलन कितने प्रकार का होता है? तो विचलन 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन कि सिग्मा dx क्या है? विचलनों का योग, विचलनों का गुणांक, विचलनों का भाजित संख्या और विचलनों का परिमाप। योग होगा सर। विचलनों का योग। हाँ, विचलनों का योग। सिग्मा का। अब तो बहुत अच्छी तरह, अब तो आपको बहुत अच्छी तरह याद आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 100%। जब दोबारा इस टॉपिक पर आओगे ना, पूरा भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और कार्टोग्राफी दोबारा निकाल के इस टॉपिक पर आओगे ना, तब आपको सीधा लिख के देंगे ना कि सिग्मा लिख के दे दिया आपको कि ये क्या है, तो सर ये तो सर साइड वाला एम सा लग रहा है कि आप ये कहोगे, क्योंकि आप उस वक्त तक आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि भी ये चीज़ क्या थी, कभी हमने पढ़ा भी था क्या। तो नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, एक टॉपिक की लगभग 5 7 बातें हैं, वो बाहर निकाल के रखो, अच्छे से समझ में आएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का पता चल गया? सर। ठीक है। बाकी परमाप विचलन में बीज गणितीय गुण होते हैं, उस पर ही हमने चर्चा कर ली कि प्लस प्लस तो प्लस प्रभावित या प्लस अप्रभावित होता है, और घटाव भी अप्रभावित होता है, गुणांक प्रभावित करता है और भाजित भाग करने पर भी प्रभावित करता है। सही है ना? ये क्या मैंने गलत बोल दिया? सही है। प्लस माइनस में तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं, हाँ विचलन में हाँ हाँ। माध्यम होगा, और गुणा और भाग में दोनों में परिवर्तन होगा, माध्य और विचलन। इस लाइन को इतनी सरल कर दो कि गुणा, भाग, प्लस और माइनस, इन चारों का प्रभाव समांतर माध्यम में पड़ेगा, तथा प्लस और माइनस
इन दोनों का प्रभाव परिमाप विचलन में नहीं पड़ेगा और गुणज और भाजित करने पर इन दोनों का प्रभाव पड़ेगा। बस एक लाइन इतनी स्पष्ट है, आप जैसे अपनी भाषा में लिखना चाहो तो आप उसको लिख लो, और वही लाइन है ना आपको 20 बार याद करनी है आपको। एक तो ये हो गया। बाकी कैसे प्रभावित करता है, क्यों प्रभावित करता है, बताओ इसके ऊपर या न बताओ इसके ऊपर, तो ये तो आगे का सूत्र हो गया। अभी आप इसको वो गणित में करते हैं ना कई बार कि सिद्ध करो, प्रमेय वगैरह होती है उसमें सिद्ध करो कि यह ये से है, प्रभावित करता है। तो फिर हम मानते हैं 4 संख्याएं, ये देखो यहाँ पर भी 36 था, यहाँ पर 3 3 4 हो गया। तो हमें तो ऐसा तो कुछ करवाएगा नहीं, न कोई बड़ी संख्याएं देगा, परंतु इतना जरूर है कि क्वेश्चन पक्का आएगा, इससे आएगा। और इसके अलावा एक है सहसंबंध जो टॉपिक है, उससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और 100% ही आते हैं सहसंबंध। ये कौन सा सहसंबंध है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, किस प्रकार का सहसंबंध है। एक सर वो बात कार्ल, वो क्या नाम है, परमाप विचलन विधि का प्रयोग कार्ल पियर्सन ने किया था। हाँ, विकसित किया था उसने हाँ परमाप विचलन और विचलन गुणांक, इन दोनों का ही जो विकास है ना वो कार्ल पियर्सन ने किया था। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना, आप कोई भी वीडियो पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है या फिर कॉलेज लेक्चरर की, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की है या स्कूल लेक्चरर की है। तो उसमें क्या होता है, कॉलेज लेक्चरर में अलग से टॉपिक लगता है बड़ा एक, उसमें तो बहुत बारीकियां पढ़ाई जाती है, किसने विकास किया, कब प्रवास किया, दूसरी बार कब किया, किस सन में किया, उसके बाद में कौन कौन इसमें योगदान थे, कितनी बुक लिखी गई, पहली बुक का नाम क्या था, दूसरी बुक का नाम क्या था, इन दोनों व्यक्तियों में से ये बुक किसकी है, ये किसकी है, इस बुक में किस प्रमाप विचलन का प्रयोग हुआ है, इसमें किसका हुआ है, प्रमाप विचलन कितने प्रकार के होते हैं, इसने इसमें क्या संशोधन किया, संशोधन करने के बाद में तीसरा क्या सूत्र दिया, तो वो चीज़ें वहाँ की है, उसको छोड़ो आप। ठीक है, हमें नॉर्मल यहाँ की जो इसकी जो विशेषताएं हैं, गुण है, उन्हीं में क्वेश्चन है हमारे। अगर ये हमारे याद हो जाए और 100% पक्का याद हो जाए तो तीसरे बार में हम वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वहां पर है कि वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने परमाप विचलन का पढ़ा, अभी इसके बाद में एक है विचलन गुणांक। विचलित गुणांक नहीं है ये, विचलन गुणांक या विचरण गुणांक, कोफिशिएंट वेरिएशन, सीवी द्वारा प्रदर्शित होता है। आज वो इसका एक क्वेश्चन घूम रहा था कि इसका सूत्र क्या है। नहीं, सर ने तो ये लिखा है कि एस डी बटा में, यानी कि कोफिशिएंट वेरिएंस का विचलन गुणांक का सूत्र है एस डी बटा में एक्स बार इंटू 100 है। यही है सर। ये है एस डी की जगह पर आप उसको स्टैंडर्ड डेविएशन का जो चित्र बताया था आपको ए वाला, उसका नाम पता नहीं क्या है, किसी को पता है तो बता दो भी उसका नाम। लेटा ये हुआ कोई, है सर। हाँ नहीं, वो कोई रोमन शब्द है कोई, ऐसा ही कुछ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा येल्टा थेल्टा, वो उसमें से कोई ऐसा होगा कुछ। पर आपको ये याद रखना है 100% विचलन गुणांक है, कोफिशिएंट वेरिएंस। एस डी बटा में एक्स बार है इंटू 100 है। कई बार नहीं आता है क्या, हम साइको में पढ़ते हैं ना, वो क्या नाम है उसका, बुद्धि लब्धि का एक सूत्र आता है, मानसिक योग्यता बटे शारीरिक योग्यता या एम ए बटा सी मानसिक। इंटू सर। हाँ, वो कई बार वो वहां विचलित करता है हमें, इंटू 100 में करता है वो करता ही उस इंटू 100 में है। कई बार उस शब्द को नीचे लिख देता है, कई बार उसको आगे लिख देता है, फिर कई बार इंटू 100 को है वो 100 नहीं लगाता, कई में लगा देता है। फिर वो सारे के सारे वही कंफ्यूज होते हैं कि इंटू 100 था या नहीं था, इंटू 100 लगाया था तो किसने लगाया था। मानसिक योग्यता का सूत्र ठीक इसी में यही बात है कि एक्स बार जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, माध्य जो है, एक्स बार यहाँ पे माध्य है। अगर ऐसा लिख दे भी एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन बटा में माध्य है तो वो एक ही बात है। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं
परमाप विचलन। परमाप विचलन के लिए हमें जो 4 संख्याएं दी हुई थी उसमें से कोई परमाप विचलन नहीं है। एक तो पहली बात ये याद रखना। उन चारों संख्याओं को हल करने के बाद अंततः सूत्र लगाने के बाद में जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है ना, वो होती है एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद में जैसे इसी में है, जैसे एक्स बार होता है माध्य, तो माध्य कोई पद मूल्य नहीं है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करने के बाद में जो हमें अंततः एक संख्या प्राप्त होती है ना, वो होती है माध्य। तो कई बार क्या होता है कि वो पूछ लेता है कि भी जैसे 4 संख्याएं दे दी, 6, 12, 18, 20, इस प्रकार से इनका योग करके राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ज्ञात करके हमने एक, मान लो जेड कोई संख्या या फिर पी कोई पी नाम की कोई संख्या ज्ञात कर ली हमने। वो पूछ लेता है इन्हीं में से 4 संख्या, इसी में से 4 संख्याएं उठा लेता है कि निम्न में से माध्य कौन सा है। तो हमें याद रखना है कि इन जो 4 संख्याएं पहले जो हमें क्वेश्चन में दी थी ना, उनमें कोई माध्य नहीं होता है। वो चौथी 5वीं कोई होती है जो सूत्र के बाद में ज्ञात होती है। कार्ल पियर्सन ने किया था इसका परमाप विचलन और विचलन गुणांक दोनों का विकास किया था, अतः इसे कार्ल पियर्सन का विचलन गुणांक भी कहा जाता है। विचलन गुणांक में अपकिरण की सापेक्ष, अभी देखो ये यहाँ पे आ गया ना, सापेक्ष। सापेक्ष होता है, एक होता है निरपेक्ष। अब बताओ कि माध्य होता है मीन जिसको बोलते हैं, एक्स बार से जिसको प्रदर्शित करते हैं, क्या वो सापेक्ष होता है या निरपेक्ष होता है? निरपेक्ष। सापेक्ष है, वास्तविक नहीं, निरपेक्ष है, वास्तविक। हाँ, निरपेक्ष है, यानी कि किसी के पक्ष में नहीं है। पहली बात आपको याद रखना है। फिर यही क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट करते हैं कि बताओ कि परमाप विचलन सापेक्ष है या निरपेक्ष है? निरपेक्ष। सापेक्ष। किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष? कुछ तो होगा जिसके सापेक्ष होगा, क्योंकि सापेक्ष तो तभी होगा जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाए, दो श्रृंखलाओं में तुलना की जाए। वो क्वेश्चन में हमें एक ही श्रृंखला दे रहा है, बताओ इसका परमाप विचलन क्या होगा। क्या वो ये बताता है कि इसका परमाप विचलन ये है, तो बताओ कि इसका परमाप विचलन इससे कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा। जब मानक विचलन 99% समांतर माध्य पर काम कर रहा है और बहुलक और माध्यिका का एक अंश भी नहीं ले रहा, जब 99% उस पर काम कर रहा है, तो उसका जो निरपेक्ष होने की जो विशेषता है, क्या वो ग्रहण नहीं कर सकता क्या? थोड़ा सर वापिस रिपीट करना सर एक बार। क्वेश्चन तो था ही नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मेरे क्या नेटवर्क कम है, थोड़ा अच्छा, कम सुनाई दे रहा है। जैसे परमाप विचलन है, परमाप विचलन 99% जो विशेषताएं है ना, वो माध्य की ले रहा है, माध्य पर ज्ञात हो रहा है, माध्य ही ले रहा है, माध्य से ही उसका आगे की गणनाएं करवा रहा है। जब वो उससे फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो क्या उसका एक विशेषता निरपेक्ष वाली क्या वो रख नहीं सकता क्या, या फिर सापेक्ष करना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन यही था कि जो परमाप विचलन है वो सापेक्ष है या निरपेक्ष है? आप विचलन निरपेक्ष है, मतलब वो माध्य की तरह काम करता है, लेकिन 1% का है तो फिर तो ये अलग हो जाएगा, बाकी है तो ये निरपेक्ष। निरपेक्ष है। इसमें एक और हमें देखने को मिलता है कि निरपेक्ष कैसे है। निरपेक्ष कैसे है? क्योंकि यह अपनी श्रृंखला में काउंटरिंग कर रहा है, उसके पास एक श्रृंखला है, उसमें ये वो घटा रहा है, बढ़ा रहा है, गुणा कर रहा है, भाजित कर रहा है, उसी पे सूत्र लगा रहा है, और उसी की कुछ वैल्यू दिखाकर हमें तीसरी कोई वैल्यू से गुणा करके वर्गमूल ज्ञात करके और 5वीं संख्या हमें प्रदर्शित करके दे रहा है कि ये है स्टैंडर्ड डेविएशन।
हाँ, वो मतलब माध्य की तरफ प्रत्येक पद मूल्य का वो वो प्रतिनिधित्व है ना। हाँ, प्रत्येक पद का प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिर वो किसी बाहर की तीसरी चीज से कोई तुलना नहीं करवा रहा। न तो वो ये कह रहा है कि जैसे हनुमानगढ़ में 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई, गंगानगर में 40 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इसमें इस प्रकार से कि इसमें ये ज्यादा क्यों हुई, ये कम क्यों हुई। वो तो अपनी बता रहा है ना, अपनी क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बता रहा है कि उसका स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकलेगा, फलाना फलाना जो भी हमने जो पढ़ा था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से। तो इस प्रकार से ये बातें बहुत कई बार लिखी हुई नहीं होती कि ये सापेक्ष है या निरपेक्ष। जैसे आपके नोट्स में ये बात नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सापेक्ष है या निरपेक्ष है, परंतु हमने ये जरूर लिखा है कि जो समांतर माध्य होता है वो निरपेक्ष होता है, किसी के सापेक्ष काम नहीं करता। वो सापेक्ष का मतलब है दो के बीच में तुलना करके एक आंकड़ा अपना न्यारी जारी करता है, दूसरा अपना अलग जारी करता है, दोनों के बीच में होता है कि ये 15% बढ़ा है, ये 28% बढ़ा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, निरपेक्ष होता है। परंतु इसके जस्ट बाद में एक और नाम आता है, कार्ल पियर्सन ने जिसका दूसरा नाम दो बताए हैं, जिसका नाम है विचलन गुणांक। जैसे ही ये विचलित हुआ ना, तो विचलित कैसे है, तो ये इसकी जो सापेक्ष माप है, यानी कि विचलन गुणांक अपकिरण की सापेक्ष माप है, या विचलन गुणांक से अपकिरण की सापेक्ष माप ज्ञात की जाती है। अब बताओ इसमें सोनम में। इसमें तो तुलना वाला है ना सर, उसमें अपने एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना इसका, शायद वर्षा वाला है ना टॉपिक, मानसून वाला। हम्म हम्म। उसमें भी तुलना करके तो मतलब जैसे कहीं तुलना करनी हो दोनों के अच्छा, बीच में। एनसीईआरटी मैंने अभी हाँ तक एक बार पढ़ी तो ही है, बाकी एक बार नहीं पढ़ी। दोबारा अब की बार उसको वीसी के जरिए निकालेंगे उसको बारीकी हाँ, से। उसमें ये शायद मतलब ये सूत्र ये दिया हुआ है विचरण गुणांक वाला। हम्म। क्या मानक सूत्र है विचलन उसमें? बटे समांतर, मानक विचलन बटे समांतर माध्य इंटू सूत्र करके अपने हाँ, लिखा एस हुआ डी है बटे सीधा एक्स एस टी बार, बटे। हाँ एक्स बार इंटू 100। ठीक है, विचलन गुणांक का सूत्र है ये। अगर एस डी बटे एक्स बार है, तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि एस डी का तो सूत्र हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब एस डी बटे एक्स बार है तो इसका मतलब है भाई ये किसी दूसरे का होगा, और दूसरा कौन सा हो सकता है, वो विचलन गुणांक ही हो सकता है। न तो माध्य हो सकता, न माध्यिका हो सकता, न बहुलक हो सकता, न परमाप विचलन हो सकता। ये विचलन गुणांक ही है जिसका एस डी बटे, क्योंकि एस डी खुद अपने आप में क्या है, परमाप विचलन है। क्योंकि जब भाजित हो रहा है, परमाप विचलन भाजित किससे हो रहा है, माध्य से हो रहा है, इंटू 100 हो रहा है। आपको कोटेशन भी बना के दे सकता है। वह निम्न में से वह कौन सा है जिसमें निम्न में से वह कौन सा है जिसमें परमाप विचलन को माध्य से या समांतर माध्य से भाजित किया जाता है और इंटू या गुणा में 100 करके प्रदर्शित किया जाता है। निम्न में कौन सा है, तो वो कोई चार नाम दे देगा जो हमें सुना ही नहीं है, जैसे विसरण हो गया, या फिर इसके अलावा परास हो गया, लोरेंज वक्र हो गया, आलेखी विधि हो गया, परमाप विचलन हो गया, माध्य विचलन हो गया। इस प्रकार से कोई एक नाम दे सकता है। तो थोड़ा सा हमें वैसे भी व्यवहारिक रूप से भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि निम्न में से कौन सा होना चाहिए। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा परिवर्तता क्या है, क्योंकि इसमें तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा या बढ़ने की जो संभावना है। विचलन गुणांक में सिर्फ इतना ही है कि उसके एक सूत्र की ना ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या कर लो, बस सूत्र इतना ही है। क्या वो सापेक्ष है या निरपेक्ष है, तो निरपेक्ष नहीं है वो, क्योंकि सापेक्ष है वो, तो सापेक्ष है, ये उसकी एक विशेषता हो गई। और इसका विशेषता क्या है कि इसमें वर्षा की, इसकी है विशेषता कि इसमें वर्षा की परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाता है। वर्षा की परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जा सकता है। तो चलो थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वह कौन सा
माप है जिसमें अक्सर, प्राय, अधिकतर जैसे शब्दों का यूज होता है। बहुलक था। बहुलक था वो। ठीक है। बाकी इसमें वर्षा की परिवर्तनशीलता का आपने अध्ययन किया है कि केरल में 200 सेंटीमीटर वर्षा है, या फिर मध्य प्रदेश में कितनी सेंटीमीटर वर्षा है। टोटल जो भारत की औसत वर्षा में कमी आती है किसी प्रकार से, तो वो टोटल में से माइनस होती है, प्रत्येक राज्य की वर्षा में से माइनस होती है। तो किसी में तो जैसे लद्दाख में है, लद्दाख में 12 सेंटीमीटर वर्षा हुई 2011-12 में, या फिर 21-22 में 12 सेंटीमीटर वर्षा हुई। वो भी किसके जरिए हुई? वो वर्षा हिमपात के रूप में हुई। 1 सेंटीमीटर हिमपात है वो शायद 10 सेंटीमीटर वर्षा के बराबर होता है। तो उस प्रकार से क्या है कि वो फिर 12 सेंटीमीटर में से 25 सेंटीमीटर पूरे भारत में कमी हुई है, तो वो 25 सेंटीमीटर उस 12 में से करेंगे ना, तो फिर वो माइनस में चला जाएगा, लगभग 13 पॉइंट है वो माइनस में चला जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्या कहते हैं कि राजस्थान में जो जितनी भी वर्षा होती है ना, वो 57 सेंटीमीटर, लगभग 57.58 सेंटीमीटर की है। उसमें से भारत की जब कुल वार्षिक वर्षा जो औसत कमी है उसको जब कम करते हैं ना, तो भारत की जो वर्षा, राजस्थान की वर्षा है ना, वो लगभग 50% कम हो जाती है। तो इस कारण से सबसे ज़्यादा जो परिवर्तनशीलता है वो राजस्थान में ही पाई जाती है। दूसरा है गुजरात में पाई जाती है। और राजस्थान में भी किस में? पश्चिमी राजस्थान में तो 61%, 61.11 या 62% के लगभग है उस क्षेत्रफल में। और उसमें भी वो फिर जिले हैं, जैसलमेर है, फिर जोधपुर है, फिर बीकानेर है, फिर बाड़मेर है, इनमें। और सबसे ज़्यादा परिवर्तनशीलता राजस्थान में, और न्यूनतम परिवर्तनशीलता है वो केरल में, क्योंकि वहाँ का टोटल जो वर्षा है उसमें मात्र 10% का ही अंतर आता है, और राजस्थान में आ जाता है 50% का। मानक विचलन के गुण, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, विचलन गुणांक बस इतना ही था, इसका सूत्र और इसकी 2-3 बातें और इसका किस में प्रयोग होता है। और उसके बाद में मानक विचलन के गुण, क्या क्या गुण है इसके। ऋणात्मक मान भी धनात्मक में बदल जाता है, हमने देखा था कि ऋणात्मक मान था वो धनात्मक में बदल गया। दूसरा था कि बीजगणितीय गुण गुण पाए जाते हैं, तो इसको विस्तारित करके लिखते हैं तो बीजगणितीय गुण पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मानक विचलन की बात करें तो प्लस और माइनस प्रभावित नहीं होते हैं, या प्रभावित नहीं करते हैं। प्लस या माइनस यानी कि जोड़ और घटाव दोनों प्रभावित नहीं करते हैं, बाकी गुणज और भाजित करने पर यह प्रभावित होता है। सही है ना? हाँ सही। कई बार क्या हो, मैं जी सर। नोट्स को बोलते बोलते या फिर वो आंकड़ा है वो आगे पीछे कर देता हूँ। उसके बाद में है प्रमाप विचलन का मान निश्चयात्मक होता है। ये क्या होता है निश्चयात्मक? मतलब इसमें वो फिक्स मान आता है, फिक्स मान आता है, निश्चयात्मक होता जैसे है। अपना समांतर, माध्य के अंदर का ये करते थे। हाँ ठीक वही है। निश्चयात्मक कैसे कि 15 पद मूल्य है। जब बहुलक याद करेंगे ना, तो किसी एक पद की अधिकतम वैल्यू का है ना, वही काम करेगा, बाकी 14 व्यर्थ है। ऐसा ही बहुलक उसमें है, माध्यिका में है। उसमें आगे और पीछे कितनी संख्याएं हैं वो तो सीरीज बनाने के बाद में पता चलता है, बाकी वो तो सिर्फ यही बताता है कि बस बीच में कौन सी है, बस बीच में कौन सी है, वो तो यही पूछता है। तो उससे पूछते हैं भी क्या इसमें संख्याओं में कुछ अंतर है क्या, वो अंतर उंतर कुछ नहीं बताता, वो ये बताता है कि ये फलानी संख्या है वो बीच में है, बस बस उसका काम यही है। परंतु जो माध्य होता है ना, वो माध्य प्रत्येक पद पर आधारित होता है। जब तक वो प्रत्येक पद जुड़ता है ना, जुड़ते ही वो या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे -2 को जोड़ा तो घट गई, और +2 को जोड़ा तो बढ़ गई। ठीक है ना? तो इस प्रकार से तो प्रमाप विचलन होता है ना, वो उनका मान निश्चयात्मक होता है, समांतर माध्य के जरिए प्रत्येक पद मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण से प्रमाप विचलन है वो प्रत्येक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। और
बाकी है वो छोटी बड़ी बातें जो हमने बात की है कि परिमाप विचलन होता है वो निरपेक्ष होता है या सापेक्ष होता है। तो वो थोड़ा सा किसी ने अगर निरपेक्ष सापेक्ष पढ़ा है तो वो थोड़ा सा डाउट क्लास में थोड़ा शेयर करना उसको, हो सकता है किसी ने पढ़ा हो। उसके बाद में इसके दोष, आप ये मत सोचना कि हमारे पास दोष हैं वो लिखे हुए 4 ही है या 5 ही है, या फिर इसकी विशेषताएं हैं वो 5 ही लिखी हुई है, ये तो हमें याद है, कोई चौथी और है, छठी और है, वो बताओ सर हमें, 7वीं है तो बताओ। जितनी है ना उतनी ही है बस, आप न तो इसको बढ़ा सकते हैं न इसको घटा सकते। बड़ी बड़ी जो किताबें हैं ना जो इसके टॉपिक विशेष से, अर्थ इकोनॉमिक्स का है शायद ये, स्टैटिक्स का, उसमें बस इतने ही है लगभग। तो इसके दोष हैं लगभग 3-4 दोष हैं। एक तो एक बिंदु रेखीय विधि द्वारा इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, पहला दोष तो इसका ये है। जब बिंदु रेखीय नहीं ज्ञात किया जाता तो फिर क्या माध्य का बिंदु रेखीय द्वारा ज्ञात किया जाता है क्या? नहीं। हाँ, तो माध्य का भी नहीं ज्ञात किया जाता क्योंकि ये तो माध्य पर ही तो आधारित है और बिंदु रेखीय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी माध्यिका और बहुलक में बिंदु रेखीय विधि का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद में है चरम मूल्यों का 100% प्रभाव पड़ता है, 99% भी नहीं कह सकते, 100% प्रभाव पड़ता है। चरम मूल्यों को मैंने अधिकतम आपको पिछले वाली क्लास में बताया था कि चरम मूल्य कैसे प्रभावित करते हैं। माध्य 100% प्रभावित होता है और माध्यिका प्रभावित होती है क्या चरम मूल्यों से? नहीं। नहीं होती। अगर आपसे पूछा कि कितना नहीं होती तो होती ही नहीं है, बस बिल्कुल क्रॉस है, 0% भी, कोई बदलाव नहीं है चरम मूल्यों का। चाहे माध्यिका के अंदर पिछला अंक 1 लाख को अगर 1 करोड़ कर देना तो भी उस माध्यिका में कोई टस से मस नहीं होता, वो बिल्कुल वही रहता है। उसके बाद में बहुलक चरम मूल्यों से प्रभावित होता है क्या? बहुलक भी नहीं होता, पर वो एक अपने कल चर्चा की थी, थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है। हाँ, बस नहीं होता तो आप दिमाग से पर निकाल सर, दीजिए। बस इतना सर याद ने रखना है कि शायद होता ये है नहीं लिखाया न्यूनतम कि बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं, न्यूनतम शब्द लिखवाया है उसमें, न्यूनतम होता है। अब मान लो अब आप इससे पूछो कि भी क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। अब हमने माध्य भी पढ़ लिया, बहुलक भी पढ़ लिया, माध्यिका भी पढ़ लिया, पर माप विचलन पढ़ लिया। अब 4 कोटेशन आ गई हमारे पास में, लाइन लिखा हुआ चरम मूल्य पर, माध्य पर चरम मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, 100 मतलब भी पूर्णतः प्रभाव पड़ता है, और मानक विचलन पर पूर्णतः प्रभाव पड़ता है, माध्यिका पर पूर्णतः प्रभाव पड़ता है, और बहुलक पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। तो बताओ इसमें कौन सा गलत है? तीसरा गलत है वापिस इसमें। रिपीट गए वैसे। हाँ, तीसरा गलत है। बहुलक में तो न्यूनतम पड़ता है, वो सही है। माध्यिका में बस इतना ही क्वेश्चन है, आप समझ गए क्वेश्चन की परिभाषा किस प्रकार से है कि वो चरम मूल्यों का चारों को इकट्ठा करके उसने एक क्वेश्चन बना दिया कि निम्न में से चरम मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, इस पर तो अधिकतम पड़ता है, इस पर न्यूनतम पड़ता है, इस पर पड़ता ही नहीं है। तो हमें पहले से पता होना चाहिए इसकी, समझ गए। और बाकी नेक्स्ट है इसमें कि प्रमाप विचलन अन्य विधियों से कठिन है तुलनात्मक रूप से। कैसे तुलनात्मक रूप से? कि अगर आंकड़ा आ जाए हमारे पास 64 का और 49 का, 36 का, 25 का, 16 का, 4 का, 9 का, तो हमारे लिए सरल है वो। अगर आ जाए 13 का, 17 का, 21 का, 19 का, हमारे पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 19 आ जाए अंडर रूट के अंदर, फिर हमारे लिए वही संख्याएं मतलब भी पजल हो जाती है। फिर इसके अलावा हमारे पास जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया 464, 463 या 467, तो हमारे लिए फिर उतना बड़ा गुणांक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इसका क्या होना चाहिए, फिर हैंग हो जाता है अपने हाथ पैर और सारे। इस कारण से क्या है कि ये थोड़ा सा क्या है कि तुलनात्मक रूप से क्या है कि थोड़ा अन्य विधियों से कठिन है। बाकी इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हुई है उसके हिसाब से ये टॉपिक पूरा हो। अब बताओ, बात करनी है आपको या कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर
इससे ज़्यादा क्या पढ़ें, इससे कम क्या पढ़ें, कौन सी मानक पुस्तकें हैं, कौन सी मानक पुस्तकें नहीं है। जब सारा मैटर 4 ही पेज में सिमट के रह रहा है तो आप नई पुस्तकें और ऑथेंटिक बुक्स लेकर क्या करोगे? बताओ। या फिर किसी ने ऑथेंटिक बुक्स वगैरह पढ़ी है तो वो हमें समझाए कि सर इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ये बातें आई हुई है क्वेश्चन में या फिर आने की संभावना है, ये छोटी सी बारीकियाँ हैं। क्या हुआ? क्या बात हुई? वही है सर, कुछ नहीं। पद मूल्य कोई बचा नहीं क्या? इतना नहीं बता सर, इतने ही है हमारे पास भी। सभी के पास इतना ही है। ज्योग्राफी का स्टूडेंट क्या करता है, प्रत्येक सब्जेक्ट में कुआं खोदने की कोशिश करता है, उसमें थोड़ा सा और निकाल के देखें, उसमें थोड़ा सा खोद देखें, फिर वो ज़्यादा गहरा होता है, फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर आप इतना पढ़ के कोई भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट है उसके सामने ये बता दो कि जैसे जितना मैटर है हमारे पास, अभी हमने 3 पेज में पढ़ा है सारा मैटर, या 4 पेज में पढ़ा है, मतलब एक कंठस्थ कर कर इन 4 पेज को ही, 4 पेज है वैसे तो बड़े बड़े लिखे हुए हैं, अगर इनको और समेटा जाए तो 2 पेज में सिमट जाएगा ये मेरे पास तो, या बड़े आराम से लिखें तो 1 पेज में पूरा का पूरा कंठस्थ करके, अगर जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी तैयारी की हुई है उसके सामने अगर पूरा का पूरा पेज रिपीट करके दो ना आप बोल के, तो उसका सामने मतलब वो उसका कॉन्फिडेंस 50% कम कर सकते हो आप, कि वो सोचेगा कि इसके पास तो पूरा याद है, क्योंकि बातें यही है। अगर आपका ये नहीं समझ में आया कि ये सापेक्ष क्यों है, निरपेक्ष क्यों है, तो क्वेश्चन आपके भले ही 4 ऐड पढ़े हों, चाहे आपने कितना ही आपको ज़्यादा पढ़े हों, या फिर इसके अलावा जैसे बीजगणितीय गुण है, तो कुलदीप सर के तो यही कहना है कि बीजगणितीय गुण है ना, वो असल में काम कैसे कर रहे हैं और कैसे प्रभावित कर रहे हैं, क्यों प्रभावित कर रहे हैं, कितना प्रभावित कर रहे हैं, और कौन कौन से अंक है वो प्रभावित कर रहे हैं। जैसे गुणा का है, भाग का है, वो 2 तो प्रभावित कर रहे हैं, बाकी प्लस का और माइनस का वो नहीं प्रभावित कर रहे हैं। परंतु जहां से ये आंकड़े उठाता है, माध्यिका से, समांतर माध्य से, माध्यिका नहीं समांतर माध्य से आंकड़े उठाता है, परंतु जहां से आंकड़े उठाता है वहां तो ये चारों कर रहा था, वहां प्लस भी प्रभावित कर रहा था, माइनस भी प्रभावित कर रहा था, गुना भी प्रभावित कर रहा था, परंतु वहां से यहाँ पर लाने पर ये 2 आंकड़े प्रभावित नहीं करते, न तो प्लस का करेगा न माइनस का करेगा, बस क्वेश्चन यही पर है, और ये इसका बीजगणितीय गुण है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे माध्य को ज्ञात नहीं कर सकते थे बिंदु रेखीय विधि द्वारा या किसी हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा या फिर एक्स वाई जेड जो भी है वर्ग द्वारा या फिर पाई चार्ट के द्वारा, जो भी हमने पढ़ा है उनके द्वारा समांतर माध्य को नहीं ज्ञात कर सकते, तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि मानक विचलन को भी नहीं ज्ञात कर सकते, ये बिंदु रेखा द्वारा नहीं प्रदर्शित होता, परंतु हाँ माध्यिका और बहुलक दोनों बिंदु रेखा द्वारा हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। अरे कल की छुट्टी थी, आज 2 दिन में आपने कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ा होगा। सुशीला मैम हाँ सर। बताओ कुछ। सर वो क्या है ना कि मैं इस टॉपिक को अभी एक ही बार रिवाइज करी हूँ, और थोड़ा नेट वाले पेपर में उसमें थोड़ी बिजी थी मैं, तो ये ज्यादा देखी नहीं मैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दे रहे हो क्या पेपर फिर सारे? हाँ सर, वो पेपर तो दे आए, क्या पता हो ही जाए। ठीक है, अच्छी बात है। चलो ये तो टॉपिक पूरा हो गया, आगे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वो। सहसंबंध वाला सर।